मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर। ठीक है, और जितने भी आपके ट्रॉपिकल लेवल होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो जितनी भी इनकी चेन्स होती हैं, जैसे फूड चेन हो गई, फूड वेब हो गई, ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा किसके ऊपर रहेगा, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको मैं बोलता हूँ एंटोनियन पिरामिड। किस नाम से बोलता हूँ? एंटोनियन पिरामिड। ठीक है, एंटोनियन पिरामिड। और ये बेसिकली क्या दिखाता है, हर एक ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं उसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो एक इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो बेसिकली क्या दिखाता है, बेसिकली वो दिखाता है बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल हर एक ट्रॉपिक लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बायोटिक पोटेंशियल दिखाता है, उसकी औकात दिखाता है। किस किस रूप में बायोटिक पोटेंशियल? नंबर की फॉर्म में, बायोमास की फॉर्म में और एनर्जी की फॉर्म में। ये तीन तरह के पिरामिड आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। किस किस की फॉर्म में बायोटिक पोटेंशियल दिखाता है? नंबर की फॉर्म में, बायोमास की फॉर्म में और एनर्जी की फॉर्म में। इससे पहले मैं आपको बायोमास बताता हूँ। बेसिकली बायोमास क्या होता है, भी जो भी आपका ड्राई वेट होता है, वाटर को निकालने के बाद बॉडी के अंदर जितना भी ड्राई वेट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे, नंबर के बारे में, बायोमास के बारे में और एनर्जी के बारे में। उससे पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। ये बेसिकली काम करता है कि हमेशा हर एक लेवल पे ये सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेगा। जिस भी लेवल पे आप किसी ऑर्गेनिज्म को दिखा रहे हो, जिस भी ट्रॉपिकल लेवल पे आप और किसी ऑर्गेनिज्म को दिखा रहे हो, तो बेटा वो सब ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेगा। जैसे मान लो अगर मैं किसी ट्रॉपिकल लेवल पे बर्ड्स की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर बेटा सब तरीके के बर्ड्स आएंगे, स्पैरो भी आएगी, पिजन भी आएगा, सब आएंगे। दूसरा, ये बेटा रिप्रेजेंट करेगा किसको? फंक्शनल लेवल को। हर एक उस पे बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शनल लेवल को। उसके बाद बात करते हैं बेटा पिरामिड ऑफ नंबर की। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो पिरामिड ऑफ नंबर है, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ बेटा ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड के अंदर आप सबको पता है कि जो ग्रासेस का जो नंबर है बेटा वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जितने भी आपके हर्बीवोर्स आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो गोट हो गई, ठीक है, रैबिट हो गया, ठीक है, और ग्रास होपर हो गया, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, इनको खाने वाले के जो नंबर है वो ग्रास से कम होते हैं, इसलिए ये इससे कम एरिया। ठीक है, बेसिकली पिरामिड होता क्या है? पिरामिड कुछ इस शेप का होता है, ट्राइंगल लाइक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या शेप बनाएगा? अगर मैं इसको एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो एक ट्राइंगल शेप बनाएगा ना। उसके बाद बेटा इससे कम कौन होते हैं? अगर इनको कौन खाते हैं? इनके सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कार्निवोर्स। अब जो इनको खाते हैं उनका अमाउंट कम होता है ना, नंबर की बात करता हूँ तो स्नेक्स जो होते हैं वो इंसेक्ट से कम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से, और इनको खाने वाला टॉप कार्निवोर्स, इनका भी नंबर इनसे कम होता है, तो इस वजह से जो वो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। ठीक है, और ये बेसिकली कैसा होता है? अपराइट नेचर का होता है। ये पिरामिड कैसा होता है? अपराइट नेचर का होता है। सेम टू सेम केस बेटा किसके अंदर होता है? सेम टू सेम केस हमारा जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके अंदर भी पाया जाता है। एक्वेटिक लाइफ के अंदर आपके एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो आपके काफी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स और जो एल्गी है वो काफी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो स्मॉल फिश हो गई, ठीक है, मलस्का हो गया, ये जो होते हैं बेटा ये इनसे कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और इनसे कम नंबर में प्रेजेंट कौन होती है बेटा? और जो फिश हो गई उनसे बड़ी फिश, ठीक है, और जो लार्ज फिश होती है बेटा वो तो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से ये भी पिरामिड कैसा हुआ बेटा? ये भी अपराइट हुआ। अब बेटा जो जहां से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, जो चीजें मोस्टली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती, वो ये है बेटा एक ट्री का अगर मान लो मैं इकोसिस्टम देखता हूँ तो बेटा अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रोड्यूसर है ट्री। अब बेटा जो ट्री है उसको खाने के लिए उसके ऊपर डिपेंड तो काफी सारे एनिमल्स है ना। ठीक है, लेकिन इन एनिमल्स को खाने के वाला फिर अगर मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गई तो फिर इनको खाने वाले कार्निवोर्स कम हो जाएंगे, फिर इनको ये तो बिल्कुल जैसे ऊपर चल रहा था वैसे ही हो जाएंगे इस लेवल के बाद तो। ठीक है, तो बेटा ये जो शेप बनती है ये कैसी बनती है मेरी स्पिंडल शेप बनती है। ठीक है, स्पिंडल शेप बनती है या बेल शेप बनती है, क्योंकि एक ट्री जो है वो तो एक ही है ना,
ठीक है, उसका जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड इंसेक्ट या उसके ऊपर डिपेंड स्पैरो जो होती है उनसे कम होता है ना, तो इस वजह से ये तो हो गया कम। उसके बाद फिर ज्यादा, फिर इनको खाने वाले इनसे कम और इनको खाने वाले इनसे कम। तो बेटा जो एक ट्री का इकोसिस्टम होता है, जो एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है, उसकी जो शेप होती है बेटा वो ये बनती है बेल शेप और स्पिंडल शेप। क्वेश्चन यही आएगा बेटा कि बेल शेप कैसा होता है। अपराइट तो मोस्टली होते हैं, लेकिन जहां पे एक्सेप्शन आएगा वो ही पूछते हैं आपसे। पैरासाइट में बात करता हूँ। पैरासाइट में क्या होता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर्स होता है वो बेसिकली डेड ऑर्गेनिज्म होगा। डेड ऑर्गेनिज्म एक कोई भी वन ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके ऊपर बेटा सबसे फर्स्ट हर्बीवोर्स वगैरह, जैसे मान लो फ्रूट जो बर्ड्स वगैरह है उसने उसको खत्म किया, उसके बाद पैरासाइट्स वगैरह उसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, डेट्राइटस वगैरह अटैक करते हैं, अर्थवूम वगैरह। उससे ज्यादा नंबर किसका होता है बेटा, फिर बाद में उनको जब मिनरलाइजेशन किया जाता है तो बैक्टीरिया, फंगर, एक्टिनोमाइसीट्स का नंबर ज्यादा होता है। तो इसलिए बेटा ये जो ग्राफ बना है, ये जो पोटेंशियल बना है, ये जो पिरामिड बना है, ये कैसा बना है बेटा, मेरा इन्वर्टेड शेप का बना है। तो बेटा यहाँ पे मेरे 3 तरीके के पिरामिड आए, एक अपराइट, दूसरा बेल शेप, तीसरा इन्वर्टेड। ये बात हुई बेटा नंबर की। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ बायोमास की। तो बेटा बायोमास मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोमास क्या होता है, जहां पे हम लोग वाटर को निकालने के बाद ड्राई मैटर की बात करते हैं। तो बेटा बायोमास की बात करता हूँ, तो अगर मान लो मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रास लिए। जो ग्रास है बेटा वो काफी नंबर में और काफी अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए बेटा जो बायोमास है वो ग्रास का काफी ज्यादा होता है। उसके बाद बेटा इनका बायोमास इससे कम, इनका बायोमास इससे कम, इनका बायोमास इससे कम, क्योंकि इनके नंबर भी कम होते हैं, इनका नंबर ज्यादा होता है, इस वजह से इनका बायोमास भी कम होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये भी कैसा बना है, अपराइट। अब बेटा नेक्स्ट जो चीज बताने वाला हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस अर्थ का जो टोटल बायोमास है, टोटल बायोमास 170 एनसीईआरटी के अंदर कैलकुलेट, जो 2004 की पब्लिकेशन के हिसाब से, जो डाटा के हिसाब से जो बायोमास है वो 170 बिलियन है। ठीक है, और इसका ओनली 55 बिलियन जो है वो हमारा सी के अंदर है। और बेटा सी हमारी अर्थ के ऊपर देखो कितने परसेंट में, लेकिन फिर भी 55% बायोमास, 55 बिलियन बायोमास 170 में से 55 बिलियन बायोमास ही वो अपने पास रखता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने ये चीज आपको पहले बताई थी कि जो डिजोल्व नाइट्रोजन होते हैं वो, और दूसरा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, इसलिए बेटा जो बायोमास होता है उन ऑर्गेनिजम्स का इतना ज्यादा नहीं होता। इसलिए बेटा जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका बायोमास बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद हर्बीवोर्स का आता है, और सबसे ज्यादा बायोमास बेटा समुद्र के अंदर किसका होता है, सी के अंदर किसका होता है, जितनी भी लार्ज फिशेज होती है उनका बायोमास इनके अंदर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बेटा ये भी किस तरीके का बनता है, इन्वर्टेड बनता है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेटा कि जो बायोमास, जो इसका क्या नाम है, जो एक्वेटिक बायोमास, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसका पिरामिड कैसा बनता है। तो बेटा आंसर कैसा आएगा, इन्वर्टेड पिरामिड। और ये कैसा है बेटा, अपराइट पिरामिड। उसके बाद बेटा बात आती है एनर्जी का। मैंने एनर्जी के अंदर आपको शुरू में बताया था कि 10% लो को फॉलो करती है, यहाँ 100% है तो इसकी अगले लेवल पे कितनी जाती है, अगर यहाँ 100% है तो इसके अगले लेवल पे 10%, इसके अगले लेवल पे 10% का 10% 1, और 1 का 10% 0.1। तो इस हिसाब से एनर्जी जो है बेटा वो ऊपर जाती जाती है, डिक्रीज होती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे डिक्रीज होती रहती है। तो इससे क्या होता है बेटा कि हर लेवल पे क्या हुआ, एनर्जी की क्या हुई, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई। ठीक है, अब ये कैसा होगा बेटा, ये हमेशा ही अपराइट होगा, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है बेटा, इसलिए एक दो चीज अभी जो हमने पिरामिड से पढ़ी, एक चीज हमने आपने नोटिस की हो तो कि बेटा हमने इसके अंदर एक चीज नहीं ली, वो क्या थी, वो थी बेटा हमारी डिटीरियस फूड चेन। ठीक है, डिटीरियस सॉरी क्या है वो, फूड चेन हमने इंक्लूड की, लेकिन फूड वेब हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या हम, एक लिमिटेशन बनती है, सॉरी पिरामिड की एक लिमिटेशन बनती है कि कभी भी हम फूड चेन को इंक्लूड, फूड वेब को इंक्लूड नहीं करते। अब जैसे मान लो स्पैरो है, हमने देखा था कि फूड वेब के अंदर देखा था कि जो स्पैरो है वो कई जगह से लिंक थी,
कई जगह से लिंक थी ना। लेकिन हम बेटा पिरामिड के अंदर ये सारी चीजें नहीं दिखा सकते कि एक स्पैरो जो है उनको एक से ज्यादा लेवल के अंदर कहीं हमने दिखाया, ठीक है। तो ये चीजें उसके अंदर नहीं थी। दूसरा, जितनी भी सैप्रोफाइट्स जो होते हैं बेटा, सैप्रोफाइट जो होते हैं उनकी भी हम फूड चेन नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन थी बेटा। उसके बाद जो बात आती है पिरामिड के बारे में, ये हमने तीनों इन्हीं तीन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड के जो नंबर है, नंबर में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पैरासाइटिक है वो कैसे चलती है, ठीक है, और ट्री की है वो कैसे चलती है, और मोस्टली तो कैसे है, अपराइट है, ठीक है। और जो बायोमास में एक्वेटिक है वो लिमिटेशन मैंने बता दी कि कभी भी फूड वेब को इंक्लूड नहीं करते, और कभी भी जो पैरासाइट जो उसकी होती है सैप्रोफाइट जो होती है, जो टिटिरियस फूड चेन होती है, वो भी हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद बेटा जो हमारा मेन जो आती है वो आती है हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल्स जो चलती है वो आती है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइकिल्स में मैं बात करता हूँ तो बेटा सबसे फर्स्ट आती है आपकी, पहले बात आती है कि बायोलॉजिकल जो साइकिल्स होती है उनको उनको बायोलॉजिकल जो साइकिल्स होती है इनका चलना जरूरी होता है क्या, तो इसका आंसर जाता है हाँ। क्योंकि बेटा अगर बायोलॉजिकल साइकिल्स नहीं हुई, अगर बायोलॉजिकल साइकिल्स नहीं हुई तो बेटा जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से कन्वर्ट होके हर एक लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं सपोज करूं, मैं बोलता हूं कि मैंने सेकेंडरी कंज्यूमर तक ही सारे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके रख लिया, इससे आगे मैं फ्लो नहीं कर रहा, इससे आगे अगर बेटा न्यूट्रिएंट फ्लो नहीं होंगे तो सब लोगों के पास एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए न्यूट्रिएंट का साइकिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर बेटा आपको मैंने स्टैंडिंग स्टेट के बारे में बताया था, तो स्टैंडिंग स्टेट क्या था, जितना भी अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्या दिखाता है हमारा स्टैंडिंग स्टेट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है बेटा वो दो तरीके की साइकिल्स होती है। एक वो जो कि गैसेस होती है, गैसेस में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और एक वो बेटा जो कि सेडिमेंट्री होती है। सेडिमेंट्री के अंदर हम देखते हैं बेटा सल्फर, फास्फोरस, ये सारी साइकिल्स किस में आती है बेटा, सेडिमेंट्री साइकिल्स में आती है। तो बेटा जो साइकिल्स होती है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे मान लो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सोइल के मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, पीएच पे डिपेंड करती है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक वर्ड जो बेटा आता है वो आता है हमारा बेटा रिजर्वर्स का। रिजर्वर्स जो होते हैं वो भी कई जगह यूज किया जाता है। तो रिजर्वर क्या होता है बेटा, रिजर्वर जिनके पास कोई भी ज्यादा अमाउंट में कोई भी चीज प्रेजेंट होती है उसको हम रिजर्वर बोलते हैं। सपोज करो कि आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ ना। हमारी इंडिया के अंदर बैंक कौन बनाता है, पैसे कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है ना। तो आरबीआई के पास जो अगर पैसे खत्म हो जाते हो वहीं से पैसे सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे। इसी तरीके से रिजर्वर जो होता है किसी भी साइकिल के अंदर, उसको वो होता है जिसके पास किसी भी चीज का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट में होता है। अगर बेटा मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो बेटा जो कार्बन है वो हमारी बॉडी में, अगर मान लो मैं कार्बन साइकिल की बात करता हूँ, तो बेटा जो कार्बन है वो हमारी बॉडी में 70% है। 70% कार्बन है ना, 70% कार्बन है, और 70% वाटर है, 70% वाटर है। अगर मैं वाटर को हटा दूं और इस 30% को निकालूं, भाई 70% वाटर है, 30% क्या बचा मेरे पास, 30% जितना भी ड्राई वेट बचा, इसका 49% हमारे पास क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है। इसलिए बेटा वाटर के बाद अगर कोई चीज आती है हमारे पास तो वो क्या आता है, कार्बन आता है, ठीक है। अगर वाटर के बाद कोई चीज आती है हमारे पास तो दिस कम टू कार्बन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन ड्राई वेट। ओके, नाउ जो our total carbon in our environment, the 71% of our carbon is present in sea. So sea or ocean behave like a reservoir. I previously told that what is reservoir are basically which carry or maintain our nutrient, ठीक है। So they contain in much amount, so
they are called as reservoir, and in carbon cycle our sea is mainly reservoir. Okay, now in carbon ocean is reservoir. एक क्वेश्चन बेटा ये आता है कि जो कार्बन है हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कितना फिक्स होता है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4 × 10⁻13 किलोग्राम जो कार्बन है, ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। 4 × 10⁻13 किलोग्राम जो कार्बन है बेटा वो कहाँ से होता है, फोटोसिंथेटिक के थ्रू फिक्स किया जाता है, ठीक है बेटा। इतना जो कार्बन है वो सनलाइट से जो है कार्बन उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब बेटा रिलीज कैसे होता है बार बार एनवायरमेंट में, जैसे मान लो जो हमारे प्लांट वगैरह थे, ठीक है, लैंड प्लांट थे, उन्होंने क्या किया, इस एटमॉस्फेयर से इसको लेके फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर बाद में वो हमें दे रहा है और एनिमल्स को दे रहा है, ठीक है। अब वापिस कैसे कैसे जाता है बेटा, वापिस अगर मान लो किसी कोई सॉरी डिकम्पोजर्स के थ्रू वापिस एनवायरनमेंट में मिलता है, ठीक है, कुछ सेडिमेंट बन जाता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो कुछ जो होता है बेटा जो बर्निंग होती है, जैसे मान लो फॉरेस्ट की बर्निंग हुई, ठीक है, वुड्स की बर्निंग हुई, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी, तो भी वो रिलीज होता है एनवायरनमेंट के अंदर। अब बेटा इस साइकिल को देखते हैं, हम लोग ये साइकिल देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से किसने लिया, लैंड प्लांट्स ने लिया, लैंड प्लांट से वो हमारे अंदर या उनकी डेथ होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जाता है, या फिर अगर लैंड प्लांट की डेथ होती है तो वो सोइल के अंदर मिल जाता है, ठीक है। सोइल के अंदर मिलने के बाद बेटा, सोइल के अंदर बनने के बाद उसके फॉसिल फ्यूल बनते हैं, और फॉसिल फ्यूल के ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाता है, जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तब। अब बेटा जो एटमॉस्फेरिक जो CO2 होती है वो डिजोल्व फॉर्म में भी होते हैं वाटर के अंदर, इनको कौन यूज करता है बेटा, जितने भी एक्वेटिक प्लांट या एल्गी होती है वो यूज करती है। अब जो प्लांट के जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने यूज किया, प्रोड्यूसर से किसके पास गया बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स के पास। एक्वेटिक एनिमल्स की बेटा जब डेथ होती है तो वापस वो नीचे अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और अर्थ क्रस्ट में मिलने के बाद वो दोबारा से फॉसिल फ्यूल बन के दोबारा से किसके अंदर चला जाता है बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड था। कल हम जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि फॉस्फोरस साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, और सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुम्हारे इकोसिस्टम को जो है वो पूरा कंप्लीट कर